आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अशोक के फूल और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। 5 ही प्रश्न रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। आपको पता है इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 नंबर के होते हैं और ये प्रश्न जो होते हैं इनके उत्तर बहुत ही सरल होते हैं और सभी के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाते हैं। बस आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस प्रश्न की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका उत्तर आपको याद नहीं करना होता है, गद्यांश में ही होता है जो आप खोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को एक एक प्रश्न हल करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि यदि हमने व्याख्या को समझ लिया तो इनका उत्तर ढूंढना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं और इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रविंद्रनाथ ने, देखिए रविंद्रनाथ ने मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये वही रविंद्रनाथ हैं जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, उन्हीं की बात हो रही है। तो लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को यानी इस भारत देश को महामानव समुद्र, अब जरा महामानव समुद्र का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह से अनेकों नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, एक विशाल समुद्र का निर्माण करती हैं और वो नदियां भी फिर समुद्र हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए गंगा नदी बहते हुए समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में जब उसका पानी जाता है तो समुद्र के निर्माण में गंगा के पानी का योगदान तो है ही, लेकिन जब गंगा समुद्र से मिलती है, समुद्र का निर्माण होता है तो फिर गंगा गंगा नहीं रह जाती, वो भी सागर हो जाती है, वो भी समुद्र कहलाने लगती है। उसी तरह से यहाँ पर रविंद्रनाथ जी के शब्दों में कहना है कि कई विदेशी जातियाँ हमारे देश में आई, अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के आई और एक विशाल जनसंख्या वाले भारत देश का निर्माण किया। कुछ जातियां अपनी सभ्यता संस्कृति लेकर आई और चली गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जातियां जो हैं वो भारत में रह गई और जब भारत में रह गई तो मैंने कहा कि विशाल जनसंख्या वाले भारत देश का निर्माण हुआ और वो जातियां जो विदेशों से आई थी अब वो भारतीय हो गई, अब वो विदेशी नहीं रह गई, वो भारतीय रह गई। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यही है। तो कहते हैं महामानव समुद्र कहा है। देखिए पूर्ण विराम आ गया, तो चलिए इतने की व्याख्या समझते हैं। अब लिखेंगे कैसे, मेरे कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए लाइन यहाँ नीचे खींची है, अभी आपको दिख नहीं रही है, दिखेगी। अगर वो लाइन यहाँ खींच दी जाए तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारत देश को महामानव समुद्र कहा है, अर्थात जिस तरह से विभिन्न नदियां समुद्र में जाकर समुद्र का निर्माण करती हैं और समुद्र ही कहलाने लगती हैं, उसी तरह से हमारे भारत देश में अनेकों विदेशी जातियां अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के आईं और एक विशाल जनसंख्या वाले भारत देश का निर्माण किया और स्वयं भारतीय जातियों के रूप में परिवर्तित हो गई और इतने की व्याख्या हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। विचित्र देश है वह यानी भारत। तो लेखक कहते हैं कि यह जो भारत देश है यह बहुत ही विचित्र है, बहुत ही आश्चर्यशाली है। क्यों विचित्र है, तो कहते हैं असुर आए। देखिए असुर का मतलब यहाँ पर राक्षस से नहीं है, असुर का मतलब एक जाति है। आज भी हमारे जैसे झारखंड राज्य हैं वहाँ पर असुर जाति पाई जाती है। तो कहते हैं असुर आए, आर्य जातियाँ आईं, शक जातियाँ आईं, हूण जातियाँ आईं,
नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और कहते हैं न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आई। इतने का तो नाम उन्होंने बता दिया कि ये जातियाँ आई, और कहते हैं कि इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी जातियाँ हमारे भारत देश में अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो विभिन्न जातियाँ और कई मानव जातियाँ यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को ले आई, तो उनकी सभ्यता और संस्कृति से भारतवर्ष प्रभावित हुआ और भारत के निर्माण में उन विदेशी जातियों की सभ्यता और संस्कृति का भी हाथ है, यानी निर्माण में उनका भी योगदान है। आगे लेखक क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत छोटा सा गद्यांश है। आगे लेखक कहते हैं जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, यानी जिसे हम हिंदू रीति रिवाज ढंग कहते हैं और जिसे हम हिंदू नियम कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। उपादान का क्या मतलब है जरा सा समझ लीजिए, फिर लाइन की व्याख्या को समझते हैं। देखिए उपादान का मतलब होता है जब एक वस्तु, देखिए अलग अलग जगह इसका अलग अर्थ होता है, मैं इस गद्यांश के संदर्भ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे हम किसी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं तो ये जो पहली वस्तु है ये उपादान होती है। ऐसे आप समझिए, मान लीजिए आपने मैदे से जलेबी बनाई, तो मैदे से जब आपने जलेबी बनाई तो ये जो मैदा है ये उपादान हो गया जलेबी के लिए। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि भारत में अनेक आर्य आए, मतलब भारत में आर्य थे, और आर्येतर मतलब आर्य से भी अलग और भी जातियाँ थी। तो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के द्वारा ही, यानी ये दोनों उपादान हो गए, इनके द्वारा ही किसका निर्माण हुआ, भारतवर्ष में जो रीति नीति हैं इन सभी का निर्माण। तो बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए, मेरे पूरी व्याख्या देखिए। तो लेखक कहते हैं जिसे हम हिंदू रीति रिवाज ढंग, हिंदू नियम कहते हैं, वास्तव में वो आर्य की केवल नहीं है कि केवल आर्यों की सभ्यता है। कहते हैं इन नियमों में, इन नीतियों में आर्य और आर्येतर, आर्य से जो अलग जातियां थी उनका भी योगदान है। उनके मिश्रण से ही ये जो है वो ये नीति और रीति बनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको व्याख्या समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और आपके पेपर में जो प्रश्नोत्तर रहेगा यहाँ देख लीजिएगा, वही डालिएगा। फिर 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, जैसा अच्छा लगे। फिर संकेत डाल करके 2 गद्यांश में से एक गद्यांश जो आप हल करेंगे उसके शुरू का और उसके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे डाट डाट करके। फिर पहले प्रश्न ने कहा था कि संदर्भ लिखिए, तो हम नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक निबंध। देखिए या तो आप निबंध लिख सकते हैं या शीर्षक लिख सकते हैं या पाठ भी लिख सकते हैं, 3 चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने एक को बाहर किया है कोष्ठक के, एक को अंदर, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक निबंध शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो 3 चीज़ें मैंने ऐसे लिखी हैं काले रंग की पेन से, इसको आप भी काले रंग की पेन से लिखिएगा। और ये तीनों चीज़ें सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है लेखक ने महामानव समुद्र किसे कहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत देश है उसको महामानव समुद्र कहा गया है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखिए। तो आप फिर से नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे लेखक ने भारत को, या आप कह सकते हैं भारत देश को, या आप कह सकते हैं भारतवर्ष को, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, जो मुख्य उत्तर एक शब्द का था तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो लेखक ने भारत को महामानव समुद्र कहा है। देखिए वास्तव में हमारा जो उत्तर है इतना ही है किसको कहा है, लेकिन उत्तर थोड़ा सा बड़ा करने के लिए और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा और जोड़ेंगे
क्योंकि जिस तरह से विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिलकर विशाल समुद्र का या सागर का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जातियों और संस्कृतियों के मानने वाले लोगों की विशाल जनसंख्या से भारत का निर्माण हुआ है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किन किन जातियों ने भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला है। तो देखिए बहुत सारी आर्य और आर्येतर जातियां थीं, तो कुछ का नाम दिया था, वही हमको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है। आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व जातियों ने भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रीति और उपादान का क्या अर्थ है। तो देखिए मैंने बताया था कि रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, है ना। और उपादान उन वस्तुओं को कहते हैं जिनसे कोई वस्तु बनती है। अब लिखेंगे कैसे, मैंने कैसे लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे रीति का अर्थ है किसी को कार्य करने का ढंग या तरीका, जबकि उपादान उन वस्तुओं को कहते हैं जिससे अन्य वस्तुएं तैयार होती हैं। यहाँ पर उपादान क्या था, आर्येतर और आर्य संस्कृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको रेखांकित अंश दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक खींची गई है, बहुत थोड़ी दूर खींची गई है। यहाँ पर ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रेखा पेपर बनाने वाले ने यहाँ खींचा है वो यहाँ भी खींच सकता था। अगर वो यहाँ खींचेगा तो यहाँ की व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कोई गद्यांश आप पढ़िए तो पूरे गद्यांश की व्याख्या आप हल्का फुल्का ही सही लेकिन समझे रहिए, और जहाँ भी रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या लिख दीजिए। ठीक है, वैसे अमूमन यही होता है कि जहाँ आपके गद्यांश के पीछे अभ्यास में रेखा खींची होती है वहीं खींची होती है। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिसे हम वर्तमान समय में हिंदू रीति नीति कहते हैं वह वास्तव में भारत में निवास करने वाली आर्य और अनार्य जातियों दोनों की सभ्यता और संस्कृति का अनोखा मिश्रण है। और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।